समुद्र की देवी एक खतरनाक जादू का इस्तेमाल करती है और मरे हुए बारबोसा को फिर से जिंदा कर देती है। अब बारबोसा के पास वो सभी 9 पवित्र चीजें आ जाती हैं, जिनकी मदद से वो समुद्र की देवी को आजाद कर सकता था। जैसे ही वो चीजें मंत्र से जलती हैं, घना धुआं उठता है और सीधा देवी के अंदर चला जाता है। अगले ही पल देवी का शरीर तेजी से फूलने लगता है। उसे बांधने वाली मोटी रस्सियां भी टूटने लगती हैं। जहाज का मजबूत हिस्सा भी इस ताकत को सह नहीं पाता और धीरे धीरे टूटने लगता है। ये सब देखकर हर कोई डर से जम जाता है। अब समुद्र की देवी पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। बारबोसा तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे विनती करता है कि वो बेकेट और डेवी जोन्स को सजा दे। लेकिन देवी पहले ही सच्चाई जान चुकी होती है। उसे पता चल चुका था कि डेवी जोन्स और 9 समुद्री राजाओं ने मिलकर उसे कैद किया था। गुस्से में वो सभी समुद्री लुटेरों को डांटने लगती है और साफ कह देती है, मैं किसी का साथ नहीं दूंगी, मैं तटस्थ रहूंगी। अपना गुस्सा निकालने के बाद वो अचानक हजारों केकड़ों में बदल जाती है और एक बड़ी लहर की तरह जहाज से नीचे गिरकर समुद्र में गायब हो जाती है। अब सब लोग हैरान खड़े होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तभी अचानक एक तेज हवा चलती है और एक समुद्री लुटेरे की टोपी उड़कर आसमान में चली जाती है। सब ऊपर देखते हैं। जहां अभी साफ आसमान था, वहां अब काले बादल छा चुके होते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, या तो जीत या फिर मौत। इसीलिए सभी समुद्री लुटेरे एक साथ युद्ध का झंडा उठा लेते हैं। दूसरी तरफ बेकेट अभी भी पूरी तरह आत्मविश्वास में होता है। समुद्र में एक भयानक भंवर बन जाता है जो दोनों जहाजों को एक दूसरे के करीब ले आता है। अब दोनों तरफ के सैनिक रस्सियों के सहारे झूलकर एक दूसरे के जहाज पर कूद जाते हैं और शुरू हो जाती है एक भयंकर लड़ाई। हर तरफ चीखें, तलवारें और खून। विलियम देखता है कि सभी दुश्मन उसके जहाज पर आ चुके हैं, तो वो भी पूरी ताकत से लड़ने लगता है। लेकिन उसके मन में एक डर था, क्या वो इस युद्ध से जिंदा लौट पाएगा? इसीलिए वो उसी वक्त एलिजाबेथ को शादी के लिए पूछता है। और हैरानी की बात यह है कि इतनी खतरनाक लड़ाई के बीच दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। वो बारबोसा से कहते हैं कि वो उनकी शादी करवाए। तेज बारिश, खतरनाक लड़ाई और चारों तरफ मौत का माहौल। फिर भी दोनों एक दूसरे को गले लगाकर पति पत्नी बन जाते हैं। ये नजारा देखकर बाकी समुद्री लुटेरे भी हैरान रह जाते हैं। कुछ तो ईर्ष्या करने लगते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा बंदर भी अपनी आंखें ढक लेता है। लेकिन ये शादी भी इस युद्ध को रोक नहीं पाती। लड़ाई पहले की तरह जारी रहती है। बारबोसा पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन जीत अभी भी किसी के हाथ नहीं लग रही थी। उधर जैक डचमैन जहाज के अंदर सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी डेवी जोन्स आसमान में भंवर देखता है और समझ जाता है कि उसकी प्रिय महिला अब आजाद हो चुकी है। ये जानकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत अपने जहाज को लेकर सीधे समुद्री लुटेरों पर हमला कर देता है। इसी बीच समुद्र की देवी भंवर के बीच एक युद्ध का मैदान बना देती है। बाकी जहाज इस खतरनाक ताकत से डरकर दूर रहते हैं, लेकिन ब्लैक पर्ल और फ्लाइंग डचमैन सीधे आमने सामने आ जाते हैं। अब भंवर इतना गहरा हो चुका था कि दोनों जहाज एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं। दोनों तरफ से तोपें तैयार हो जाती हैं और जैसे ही बारबोसा और डेवी जोन्स आदेश देते हैं, तोपों में आग लगा दी जाती है और शुरू होती है आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई। अब फ्लाइंग डचमैन और ब्लैक पर्ल के बीच भयानक तोपों की लड़ाई चल रही थी। इसी बीच डेवी जोन्स को मौका मिल जाता है बेकेट के एक आदमी को खत्म करने का। वो अपनी लंबी दाढ़ी को सीधे उसके दिमाग के अंदर घुसा देता है और कुछ ही पल में वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। इसके साथ ही डेवी जोन्स को मिल जाती है दिल वाले संदूक की चाबी। वो तुरंत कप्तान के कमरे की तरफ बढ़ता है ताकि अपना दिल वापस ले सके। लेकिन यहाँ गेम पलट जाता है। जैक पहले ही उसका दिल चुरा चुका होता है। जैसे ही जैक डेक पर आता है, उसका आमना सामना सीधे डेवी जोन्स से हो जाता है। डेवी जोन्स बिना कुछ बोले सीधे अपनी तलवार निकालता है और जैक को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। जैक समझ जाता है कि वो अकेले इतने खतरनाक दुश्मन से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो तुरंत जहाज के किनारे चढ़ जाता है और चाबी से पाल की रस्सी काट देता है। फिर एक छलांग लगाकर सीधे जहाज के ऊंचे पाल पर पहुंच जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डेवी जोन्स के पास टेलीपोर्ट करने की ताकत है। अगले ही पल वो भी वहीं पहुंच जाता है और दोनों के बीच ऊंचाई पर जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। डेवी जोन्स को श्राप मिलने के बाद वो तलवार कम इस्तेमाल करता था, इसीलिए जैक उस पर भारी पड़ता है। एक सही मौके पर जैक उसकी दाढ़ी का वो हिस्सा काट देता है जिसमें चाबी बंधी थी। साथ ही उसकी तलवार भी नीचे गिरा देता है। लेकिन डेवी जोन्स का केकड़े जैसा हाथ बहुत मजबूत होता है। वो जैक की तलवार को ही तोड़ देता है। अब दोनों आमने सामने लड़ने ही वाले थे कि अचानक भंवर का तेज पानी
दोनों जहाजों को टकरा देता है। इस टक्कर से जैक नीचे गिर जाता है। डेवी जोन्स तुरंत उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो चाबी को समुद्र में गिरने नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर वो पूरी ताकत से जैक को दूर फेंक देता है। जैक हवा में उड़ते हुए एक रस्सी पकड़ लेता है और तभी उसे पता चलता है कि वो उसी दुश्मन से जुड़ा है जिसने उसकी बंदूक छीनी थी। जैक उस रस्सी के सहारे घूमकर डेवी जोन्स के पीछे पहुंच जाता है और एक गोली मारकर उसके हाथ से चाबी गिरा देता है। चाबी ऊपर से गिरते हुए एक केकड़े पर जाकर लगती है और वो वहीं खत्म हो जाता है। उधर विलियम ये सब देख रहा होता है। वो तुरंत रस्सी के सहारे डचमैन जहाज पर पहुंचता है और चाबी उठाकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना अपने ही पिता से हो जाता है। उसका पिता अब पूरी तरह अपना होश खो चुका था। उसे अपने बेटे तक की पहचान नहीं थी। इसी बीच डेवी जोन्स फिर से अपनी तलवार उठा लेता है और रास्ते में आने वाले हर किसी को मारते हुए फिर से चाबी लेने की कोशिश करता है। जैक रस्सी के सहारे इधर उधर झूलता रहता है और सही मौके पर फिर उसके सामने आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो तलवार निकालने जाता है उसे याद आता है कि उसकी तलवार तो टूट चुकी है। अब वो मजबूरी में एक बड़े हथियार के पीछे छुपकर डेवी जोन्स से बचने लगता है, लेकिन डेवी जोन्स चालाक था। वो उस चीज के अंदर ही घुस जाता है और सीधे जैक पर हमला कर देता है। अब बिना हथियार के जैक जमीन पर गिर जाता है। तभी एलिजाबेथ वहां पहुंचती है और डेवी जोन्स से लड़ने लगती है, लेकिन डेवी जोन्स बहुत ताकतवर था। वो कुछ ही सेकंड में एलिजाबेथ को भी बेहोश कर देता है। अब वो उसे मारने ही वाला था, तभी विलियम सही समय पर पहुंचता है और अपनी तलवार सीधे उसके सीने में घोंप देता है, लेकिन डेवी जोन्स पर इसका कोई असर नहीं होता। वो तलवार को मोड़ देता है और विलियम को भी जोर से गिरा देता है। अब वो गुस्से में विलियम और एलिजाबेथ को देखता है क्योंकि उसे उनकी सच्ची मोहब्बत से जलन होती है, और फिर वो अपनी तलवार विलियम के गले पर रख देता है। डेवी जोन्स अब विलियम और एलिजाबेथ को अलग करने वाला था, तभी पीछे से जैक चुपचाप आ जाता है। अब उसके सामने एक बड़ा मौका था। अगर वो इस टूटे हुए तलवार से दिल में वार कर दे तो वो अमर हो सकता है और विलियम एलिजाबेथ हमेशा साथ रह सकते हैं, लेकिन यहीं जैक फंस जाता है। एक तरफ उसकी खुद की जिंदगी और दूसरी तरफ अपने दोस्त की जान। वो फैसला नहीं कर पाता। इसी बीच विलियम की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो मरने के करीब पहुंच जाता है। तभी उसका पिता, जो अब तक पागल जैसा हो गया था, अपने बेटे की आवाज सुनकर होश में आ जाता है। वो गुस्से में डेवी जोन्स पर टूट पड़ता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो डेवी जोन्स के सामने टिक नहीं पाता और जमीन पर दबा दिया जाता है। अब उसकी भी जान खतरे में थी। तभी अचानक डेवी जोन्स को सीने में दर्द होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है। जैक ने आखिरी समय पर विलियम के हाथ से उसके दिल को भेद दिया था। डेवी जोन्स आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मेरी प्यारी, और फिर वो सीधे गहरे भंवर में गिर जाता है। इसी के साथ समुद्र का सबसे खतरनाक राजा खत्म हो जाता है। अब सब लोग विलियम के पास आते हैं क्योंकि एक नियम था, फ्लाइंग डचमैन को हमेशा एक कप्तान चाहिए जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को पार लगाए। इसीलिए विलियम का दिल निकालकर उसे उस संदूक में रख दिया जाता है। अब वही नया कप्तान बन चुका था। इसी बीच दोनों जहाज भंवर में फंसकर डूबने वाले थे। बारबोसा तुरंत आदेश देता है और एक खास गोला चलाकर दोनों जहाजों को अलग कर देता है। इससे ब्लैक पर्ल बच जाती है। उधर जैक एक पाल से पैराशूट बनाता है और एलिजाबेथ के साथ जहाज से कूद जाता है। वहीं विलियम भंवर के साथ गायब हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद समुद्र में फिर हलचल होती है। फ्लाइंग डचमैन एक राक्षस की तरह वापस निकलता है। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उधर बेकेट को लगता है कि डेवी जोन्स अभी भी उसके साथ है, इसलिए वो अपने जहाज की 72 तोपें बाहर निकलवाता है ताकि सभी समुद्री लुटेरों को खत्म कर सके। लेकिन इस बार खेल बदल चुका था। फ्लाइंग डचमैन ब्लैक पर्ल पर हमला नहीं करता, बल्कि दोनों मिलकर बेकेट के जहाज को घेर लेते हैं। जब जहाज पास आता है तो बेकेट देखता है कि सारे श्राप खत्म हो चुके हैं और अब कप्तान है विलियम। अब बेकेट के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैक और विलियम आदेश देते हैं और पूरे समुद्र में तोपों की बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही समय में बेकेट का जहाज पूरी तरह तबाह हो जाता है। बेकेट ये सब देखता रहता है। उसके सारे सपने, उसकी सारी ताकत सब खत्म हो जाती है। वो शांत होकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है और धमाकों के बीच समुद्र में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बाकी जहाज ये देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। आखिरकार समुद्री लुटेरे अपनी आजादी जीत लेते हैं। विलियम अपना वादा निभाता है और अपने पिता को आजाद कर देता है, लेकिन उसका पिता खुद जहाज पर रहना चाहता है ताकि वो अपने बेटे के साथ रह सके। और इस तरह एक खतरनाक युद्ध खत्म होता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है प्यार, कुर्बानी और आजादी की कहानी। आखिरकार विलियम और एलिजाबेथ की शादी पूरी हो जाती है। शादी के आखिरी पल में विलियम अपने दिल वाला संदूक एलिजाबेथ को दे देता है ताकि वो उसे संभाल कर रखे। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, हम कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। इसके बाद विलियम फ्लाइंग डचमैन को लेकर
एक हरी रोशनी में गायब हो जाता है। उधर बारबोसा फिर अपनी असली चाल चलता है। वो जैक का जहाज ब्लैक पर्ल चुरा लेता है और निकल पड़ता है युवावस्था देने वाले जादुई झरने की खोज में। लेकिन इस बार जैक भी चालाक निकला। वो पहले ही बारबोसा का खजाने का नक्शा चुरा चुका था। जैसे ही वो नक्शा घूमता है, एक नई और खतरनाक यात्रा शुरू हो जाती है। अब कहानी पहुंचती है समुद्र के एक ऐसे रहस्य पर, अमर होने का राज। कहा जाता है कि अगर कोई उस जादुई झरने का पानी पी ले तो वो हमेशा जवान रह सकता है। जो लोग बूढ़े होने वाले होते हैं उनके लिए ये लालच बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत भारी होती है। इस पानी को पीने के लिए एक खास तरह के प्याले चाहिए होते हैं और एक खास रस्म भी करनी पड़ती है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इस झरने तक पहुंच ही नहीं पाते और रास्ते में ही मर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग इस तक पहुंच पाते हैं। फिर भी अमर होने का लालच लोगों को जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर देता है। उधर महान युद्ध के बाद बारबोसा समुद्र में घूम रहा होता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि उस पर हमला होता है एक खतरनाक कप्तान द्वारा, जिसे सब कहते हैं ब्लैकी बियर्ड, काला दाढ़ी वाला। ये आदमी बहुत खतरनाक था। इसे काले जादू का ज्ञान था और इसके पास एक प्राचीन तलवार थी जिसकी मदद से वो जहाजों को जादू से काबू कर सकता था। उसकी सबसे अजीब आदत ये थी, वो दुश्मनों के जहाज को छोटा करके बोतल में बंद कर देता था। लेकिन एक दिन उसे एक डरावनी भविष्यवाणी मिलती है। 2 हफ्तों के अंदर एक लंगड़ा आदमी उसे मार देगा। ये सुनकर ब्लैक बियर्ड डर जाता है और तुरंत फैसला करता है उसे अमर होना ही होगा और इसके लिए उसे वही जादुई झरना ढूंढना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि उस झरने का रास्ता सिर्फ जैक को पता था, क्योंकि नक्शा उसी के पास था। इसलिए ब्लैकबियर्ड अपनी बेटी को भेजता है, एंजेलिका। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, एंजेलिका जैक की पुरानी प्रेमिका थी। जैक उसे देखकर सतर्क नहीं होता, लेकिन एंजेलिका उसे धोखा दे देती है और एक बेहोशी की सुई लगाकर उसे बेहोश कर देती है। जब जैक होश में आता है, वो खुद को ब्लैक बियर्ड के जहाज पर पाता है। उधर दूसरी तरफ स्पेन का राजा भी इस झरने के बारे में जान जाता है, लेकिन वो इसे एक बुरी और शैतानी चीज मानता है। इसलिए वो फैसला करता है इसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए और इसके लिए वो अपनी सेना भेज देता है। अब इंग्लैंड का राजा भी ये खबर सुन लेता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि स्पेन उससे पहले इस झरने तक पहुंचे। इसलिए वो बारबोसा को आदेश देता है कि तुरंत समुद्र में निकलो। लेकिन बारबोसा का असली मकसद कुछ और ही था। वो झरना नहीं, ब्लैकबियर्ड से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसी ने उसकी टांग काटी थी। अब कहानी और खतरनाक हो जाती है। जैक 1 हफ्ते तक जहाज पर रहता है, लेकिन उसे ब्लैकबियर्ड कहीं दिखाई नहीं देता। तब वो सोचता है कप्तान जहाज पर है ही नहीं, और वो एक बड़ा फैसला लेता है, विद्रोह। रात होते ही वो सभी नाविकों को इकट्ठा करता है और कहता है अगर हम जीत गए तो खजाना बराबर बांटेंगे। ये सुनते ही सब लालच में आ जाते हैं और विद्रोह शुरू कर देते हैं। हालांकि ब्लैकबियर्ड के आदमी जादुई शक्तियों वाले थे, उन्हें मारना आसान नहीं था। फिर भी ज्यादा लोगों की ताकत के आगे वो दब जाते हैं। लगता है जैक जीत गया, लेकिन तभी कप्तान के कमरे का दरवाजा खुलता है। धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज आती है और सामने आता है खुद ब्लैकबियर्ड। अब सामने आता है असली खौफनाक विलेन। ब्लैकबियर्ड गुस्से में अपनी बोतल जमीन पर पटक देता है और निकालता है अपनी खतरनाक तलवार, ट्राइटन की तलवार, जो खुद समुद्र के देवता के बेटे ने बनाई थी। जैसे ही वो तलवार आसमान की तरफ उठाता है, उसका जहाज जिंदा हो जाता है। पाल अपने आप चलने लगते हैं। जहाज की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है और जैसे ही वो आगे इशारा करता है, रस्सियां सांप की तरह जिंदा होकर विद्रोह करने वाले नाविकों को पकड़ लेती हैं। कुछ ही सेकंड में सभी बागी नाविक हवा में लटक जाते हैं, जैसे सूखे मांस की तरह। अब सबको अपनी सजा का इंतजार था। ब्लैकबियर्ड बंदूक निकालता है और सीधे जैक को मारने वाला था। तभी एंजेलिका बीच में आ जाती है, क्योंकि बिना जैक के वो जादुई झरना कभी नहीं मिल सकता। लेकिन डर बनाए रखना भी जरूरी था, इसीलिए ब्लैकबियर्ड एक बेगुनाह रसोइये को पकड़ता है और सबके सामने आग उगलकर उसे जिंदा जला देता है। इतना ही नहीं, वो उसे पूरी तरह राख बना देता है ताकि कोई दोबारा विद्रोह करने की सोच भी न सके। इसके बाद ब्लैकबियर्ड जैक को अपने कमरे में ले जाता है और उससे झरने का रास्ता पूछता है। लेकिन जैक भी कम चालाक नहीं था। वो बातों में उलझाते हुए छुपकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैकबियर्ड पहले से सब समझ चुका था। वो हंसता है और एक डरावनी चीज निकालता है, जैक के बालों से बना हुआ गुड़िया। फिर वो उस गुड़िया में सुई चुभाता है और जैक को असली दर्द महसूस होता है। जैसे ही वो गुड़िया को काटता है, जैक के शरीर पर वही घाव बन जाते हैं। अब साफ हो जाता है, ब्लैकबियर्ड सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि काले जादू का मास्टर है। वो जैक को मजबूर करता है कि वो उसे रास्ता दिखाए और उसे तड़पा तड़पा कर कंट्रोल करता है। अब कहानी पहुंचती है एक डरावनी जगह पर, एक ऐसा द्वीप
जहाँ चारों तरफ सिर्फ खूंखार जलपरियां हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, अमर बनने के लिए जलपरी के आंसू की जरूरत होती है। इसलिए ब्लैकबियर्ड एक प्लान बनाता है। वो अपने लोगों से लाइट जलवाता है और कुछ नाविकों को चारा बनाता है। फिर सब मिलकर एक गाना गाते हैं ताकि जलपरियां आकर्षित हों, और होता भी वही है। धीरे धीरे खूबसूरत जलपरियां पानी से बाहर आने लगती हैं। उनका चेहरा एकदम परी जैसा, लेकिन दिल एक खतरनाक जानवर जैसा। पुराने नाविक समझ जाते हैं खतरा और तुरंत हथियार निकाल लेते हैं। लेकिन एक नौजवान नाविक उनकी खूबसूरती में फंस जाता है और उनके करीब चला जाता है। जैसे ही वो पास जाता है, जलपरी अपने पूरे झुंड को बुला लेती है। कुछ ही पलों में पूरी नाव जलपरियों से घिर जाती है। नौजवान नाविक तो पूरी तरह फंस चुका था। वो उन्हें छूने और चूमने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक अनुभवी नाविक उसे बचा लेता है। अब जलपरियां अपना असली रूप दिखाती हैं और अचानक हमला कर देती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग वहीं मारे जाते हैं और जल परियों का शिकार बन जाते हैं। ब्लैकबियर्ड ये देखकर आग उगलता है ताकि उन्हें जाल की तरफ भगाया जा सके, लेकिन इससे जलपरियां और ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। अब और भी ज्यादा जलपरियां आ जाती हैं और दूर से ही खतरनाक आवाजों से हमला करती हैं, जिससे पूरा जाल टूट जाता है। अब हालत बेकाबू हो चुकी थी। जैक तुरंत समझ जाता है, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। वो भागकर लाइट हाउस पर जाता है और तेल के बड़े ड्रम को तोड़ देता है। तेल बहते ही पूरा लाइट हाउस आग से फट पड़ता है। इस धमाके से सभी जलपरियां भाग जाती हैं, लेकिन इसी दौरान एक अलग घटना होती है। एक अच्छी जलपरी एक पादरी की जान बचा लेती है, लेकिन वो खुद पानी में फंस जाती है और आखिर में उसे पकड़ लिया जाता है। अगले दिन ब्लैकबियर्ड अपने आदमियों को आदेश देता है, जलपरी को उठाओ और चलो जादुई झरने की तरफ। रास्ते में जब सब रुकते हैं, एक पादरी देखता है कि जलपरी सांस नहीं ले पा रही। उसे समझ आता है जलपरी को भी हवा की जरूरत होती है। वो तुरंत कहता है कि उसे बाहर निकाला जाए, लेकिन पहरेदार मना कर देते हैं। उन्हें डर था कि वो भाग जाएगी। तभी पादरी हिम्मत दिखाता है। वो तलवार निकालकर कांच का डिब्बा तोड़ देता है। जैसे ही जलपरी बाहर आती है, वो गहरी सांस लेती है और उसी पल दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। इसके बाद सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ जाती है। अब उन्हें रास्ता बदलना पड़ता है, क्योंकि जादुई झरने तक पहुंचने से पहले पवित्र प्याले ढूंढना जरूरी था। लेकिन ब्लैकबियर्ड के पास समय बहुत कम था, इसलिए वो गुस्से में जैक से कंपास छीन लेता है और उसे धमकी देता है, नीचे कूद कर प्याले ढूंढ कर ला। जैक मना कर देता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन ब्लैकबियर्ड रुकने वाला नहीं था। वो बंदूक निकालकर एंजेलिका पर तान देता है और कहता है, अगर नहीं कूदा तो इसे मार दूंगा। जैक को यकीन नहीं होता। तभी ब्लैकबियर्ड एक खतरनाक खेल खेलता है। वो 6 बंदूकें मंगवाता है, जिनमें से सिर्फ 2 में गोलियां होती हैं। अब वो जैक से कहता है, एक चुन। जैक एक बंदूक उठाता है और ट्रिगर दबाता है। गोली नहीं चलती। वो सोचता है कि सब नकली है, लेकिन अगले ही पल असली गोली चलती है। अब जैक समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। एंजेलिका को बचाने के लिए वो मजबूरी में चट्टान से नीचे कूद जाता है। उधर ब्लैकबियर्ड अपनी टीम के साथ सीधे झरने की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ बारबोसा भी उसी जगह पहुंच चुका था। वो सड़ी हुई जलपरियों के शरीर देखकर समझ जाता है कि ब्लैकबियर्ड यहीं कहीं है और वो कसम खाता है, आज बदला लेकर रहूंगा। लेकिन तभी उसके पीछे से चीख सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, उसका जहाज जलपरियों द्वारा समुद्र में खींच लिया जाता है। अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था और उसका बदला और भी पक्का हो जाता है। जंगल से गुजरते समय एक जहरीला मेंढक गिब्स के कंधे पर कूद जाता है। बारबोसा तुरंत उसे रोकता है और बहुत सावधानी से उसे एक बोतल में बंद कर लेता है, ताकि बाद में उससे ब्लैकबियर्ड को मारा जा सके। रात के समय जैक नदी के किनारे एक जहाज ढूंढ लेता है, जिसमें छुपे थे वो पवित्र प्याले। जब वो अंदर जाता है, उसे चारों तरफ खजाना ही खजाना दिखता है और वहीं उस खजाने का मालिक भी पड़ा होता है, जो कई साल पहले मर चुका था। जैक जैसे ही प्याले ढूंढने लगता है, अचानक बारबोसा भी वहां आ जाता है। अब दोनों आमने सामने। तलवारें निकल जाती हैं, लेकिन जहाज खतरनाक तरीके से अटका हुआ था। जरा सी गलती और दोनों खाई में गिर सकते थे। इसी दौरान प्यालों वाला बॉक्स बाहर निकल आता है। अब दोनों समझते हैं कि लड़ने से अच्छा है मिलकर काम करें। दोनों मिलकर बॉक्स खोलते हैं, लेकिन प्याले वहां से गायब थे। उन्हें पता चलता है स्पेन के लोग उन्हें पहले ही ले जा चुके हैं, लेकिन नक्शा अभी भी वहीं था। जैक जैसे ही नक्शा उठाने जाता है, अचानक मरा हुआ आदमी हिलने लगता है। बारबोसा तुरंत इशारा करता है, नक्शा वापस रख दो। जैक ऐसा ही करता है और वो लाश फिर शांत हो जाती है।
बारबोसा नक्शा देखकर समझ जाता है स्पेन वाले कहाँ हैं। दोनों चुपके से उनके कैंप में घुस जाते हैं और देखते हैं प्याले सच में उनके पास हैं। अब बारबोसा भागने की योजना बनाता है, लेकिन जैक सीधे चोरी करने का फैसला करता है। जैसे ही पहरेदार ध्यान हटाता है, जैक एक प्याला चुरा लेता है और फिर दूसरा भी। पहरेदार को कुछ अजीब लगता है, लेकिन बारबोसा उसे बेहोश कर देता है। दोनों प्याले लेकर भागने लगते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और दोनों को पेड़ से बांध दिया जाता है। उधर ब्लैकबीयर्ड अब झरने के बहुत करीब था। उसके आदमी जलपरी को लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी कांच का बर्तन टूट जाता है और जैसे ही जलपरी जमीन को छूती है, उसकी पूंछ गायब होकर पैर बन जाते हैं। सब लोग उसकी खूबसूरती देखने लगते हैं, लेकिन पादरी उसे अपने कपड़े से ढक देता है। अब वो चल नहीं पा रही थी, तो पादरी खुद उसे उठाकर आगे ले जाता है। रास्ते में आराम करते समय पादरी जलपरी की खूबसूरती देखकर पूरी तरह मोहित हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारा चेहरा भगवान की बनाई सबसे खूबसूरत चीज है। और जब उसे पता चलता है कि जलपरी उसी की वजह से पकड़ी गई, तो वो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। रात होते होते सब लोग जादुई झरने के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा बेहद डरावना था। चारों तरफ सिर्फ मरी हुई जलपरियों के शरीर पड़े थे। ब्लैकबीयर्ड जलपरी को डराता है, अगर तुमने आंसू नहीं बहाए तो तुम्हारा हाल भी इन जैसा होगा। लेकिन जलपरी बहुत मजबूत थी, चाहे उसे कितना भी मारा जाए, वो एक बूंद आंसू नहीं बहाती। कुछ लोग कहते हैं इसके उंगलियां काट दो, लेकिन तभी पादरी आगे आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर इसका उल्टा असर होता है। ब्लैकबीयर्ड समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो जलपरी को धमकी देता है, अगर तुमने रोया नहीं तो मैं पादरी को मार दूंगा। जलपरी फिर भी नहीं मानती। तभी ब्लैकबीयर्ड अपने आदमी से पादरी को मारने को कह देता है, लेकिन पादरी सच में नहीं मारा जाता, उसे सिर्फ बेहोश किया जाता है। जलपरी दुखी जरूर होती है, लेकिन फिर भी रोती नहीं। उसके चेहरे पर अब सिर्फ नफरत थी। कुछ घंटों बाद पादरी होश में आता है और तुरंत भागकर जलपरी के पास जाता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। ये देखकर जलपरी खुशी से रो पड़ती है, लेकिन तभी ब्लैकबीयर्ड के आदमी अचानक आ जाते हैं और जलपरी को पकड़ लेते हैं और उसके आंसू हासिल कर लेते हैं। अब जलपरी को लगता है पादरी ने उसे धोखा दिया, लेकिन फिर उसे समझ आता है ये सब ब्लैकबीयर्ड की चाल थी। ब्लैकबीयर्ड को डर था कि जलपरी बदला ले सकती है, इसलिए वो उसे बांधकर छोड़ देता है। दूसरी तरफ जैक और बारबोसा अभी भी पेड़ से बंधे हुए थे। जैक सोचता है कि बारबोसा की लकड़ी वाली टांग में चाकू छुपा होगा, लेकिन जब वो देखता है उसमें तो शराब भरी हुई थी। दोनों हंसते हैं और पहली बार खुलकर बात करते हैं। 30 साल की दुश्मनी के बाद अब दोनों साथ काम करने का फैसला करते हैं। जैक धीरे धीरे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है और पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है। फिर वो एक चाल चलता है। वो नारियल बांधकर फेंकता है ताकि पहरेदारों का ध्यान भटक जाए। इस मौके का फायदा उठाकर बारबोसा भी छूट जाता है। इसके बाद दोनों स्पेन वालों से पवित्र प्याले छीन लेते हैं, लेकिन बारबोसा चुपके से जैक के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि उसका असली मकसद था ब्लैकबीयर्ड को मारना। अगले दिन जैक ब्लैकबीयर्ड के पास जाता है और प्यालों के बदले अपना कंपास वापस ले लेता है। फिर वो चुपके से कंपास गिब्स को दे देता है ताकि वो जाकर ब्लैक पर्ल जहाज वापस ले आए। अब सब लोग पहुंचते हैं जादुई झरने के दरवाजे पर। जैसे ही जैक प्याले पर लिखे शब्द पढ़ता है, जमीन से पानी की धाराएं निकलती हैं और ऊपर जाकर एक बड़ा सा पानी का दरवाजा बन जाता है। एक पक्षी जैसे ही अंदर जाता है वो गायब हो जाता है। जैक तुरंत एक नाविक के कंधे पर चढ़ता है और अपनी तलवार उस पानी में डालता है। अचानक एक रहस्यमयी ताकत उसे अंदर खींच लेती है। वो पहुंचता है एक रहस्यमयी मंदिर में। यही था जादुई झरने का असली स्थान। हालांकि मंदिर टूट चुका था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी जिंदा थी। ब्लैकबीयर्ड कहता है सबसे पहले मैं ये पानी पीऊंगा, लेकिन तभी धुंध में से एक आदमी सामने आता है और वो कोई और नहीं बारबोसा था। दोनों एक दूसरे को देखते ही तलवारें निकाल लेते हैं और भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार ब्लैकबीयर्ड की जादुई तलवार काम नहीं करती, क्योंकि वो समुद्र में नहीं था। अब उसे सिर्फ अपनी ताकत पर लड़ना पड़ता है। इधर पादरी मौका देखकर भागता है और जलपरी को आजाद कर देता है। अब जलपरी सच में उससे प्यार करने लगती है। वो उसे एक जादुई किस देती है जिससे पादरी पानी के अंदर सांस ले सकता है और दोनों हमेशा के लिए साथ चले जाते हैं। उधर मंदिर में लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है और अब ब्लैकबीयर्ड चालाकी करने वाला था। लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ब्लैकबीयर्ड चालाकी से बारबोसा पर जोरदार हमला करता है और कुछ ही देर में बारबोसा कमजोर पड़ने लगता है। ब्लैकबीयर्ड को लगता है कि अब जीत बस उसके हाथ में है, लेकिन तभी स्पेन की सेना वहां आ जाती है और सबको चारों तरफ से घेर लेती है। स्पेन वालों का मानना था कि ये जादुई झरना भगवान के खिलाफ है, इसलिए बिना कुछ सोचे वो पवित्र प्याले छीनकर पानी में फेंक देते हैं और
और फिर पूरे झरने को नष्ट करने का आदेश दे देते हैं। ब्लैकबियर्ड उनसे बात करने जाता है, लेकिन तभी बारबोसा पीछे से हमला कर देता है। उसकी तलवार पर बेहद खतरनाक जहर लगा हुआ था। अब ब्लैकबियर्ड का बचना नामुमकिन था। आज के जमाने का सबसे बड़ा डॉक्टर भी आता तो भी उसे नहीं बचा पाता। इसी बीच एंजेलिका अपने पिता को बचाने दौड़ती है, लेकिन वो भी उसी जहरीली तलवार से घायल हो जाती है। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं। बारबोसा तुरंत ब्लैकबियर्ड की जादुई तलवार उठा लेता है और ऐलान करता है, अब मैं इस जहाज का नया कप्तान हूँ। बाकी नाविक भी समझ जाते हैं कि ब्लैकबियर्ड अब खत्म हो चुका है, तो वो भी बारबोसा के साथ मिल जाते हैं। उधर स्पेन वाले झरना तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब मंदिर में सिर्फ जैक, ब्लैकबियर्ड और एंजेलिका बचे थे। जैक तुरंत पानी से पवित्र प्याले निकालता है और झरने के सूखने से पहले 2 प्याले भर लेता है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान बच सकता था। जैक एक प्याले में जलपरी के आंसू मिलाता है और दूसरा वैसा ही छोड़ देता है। तभी ब्लैकबियर्ड अचानक प्याला उठाता है और बिना सोचे पानी पी जाता है। उसे अपनी बेटी की भी परवाह नहीं थी, लेकिन जैक पहले से सब समझ चुका था। उसने चालाकी से ब्लैकबियर्ड को गलत प्याला पकड़ा दिया, जिसमें जलपरी के आंसू नहीं थे। जैसे ही ब्लैकबियर्ड पानी पीता है, उसका शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पानी की ताकत उसकी जिंदगी खींच लेती है और दूसरी तरफ एंजेलिका के घाव भरने लगते हैं। कुछ ही पलों में ब्लैकबियर्ड पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद बारबोसा आधिकारिक तौर पर क्वीन एंड रिवेंज जहाज का कप्तान बन जाता है और जादुई तलवार के साथ वो अपनी नई कहानी शुरू करता है। लेकिन असली जीत जैक की होती है, क्योंकि गिब्स पहले ही कंपास की मदद से ब्लैकबियर्ड का सारा खजाना चुरा चुका था और उस खजाने में ब्लैक पर्ल जहाज भी शामिल था। अब जैक बन चुका था पूरे कैरिबियन का सबसे अमीर समुद्री डाकू।